सुन रहे हो तुम लोग? very deep seated. Write the notes on the origin of coal. Origin of coal. पहले आप ये समझिए, कहानी को बढ़िया से समझिए, ठीक है ना? खूब बढ़िया से कहानी को सुनिए। यह ओरिजिन है क्या, कोयला बनता कैसे है, ये बहुत माने इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए मैंने कहा है। क्योंकि आपको मालूम है जो लगभग 100 मीटर प्लांट मटेरियल से 1 मीटर कोयला बनता है। 100 मीटर प्लांट मटेरियल कौन है? 100 मीटर प्लांट मटेरियल से 1 मीटर कोयला बनता है। अब आप समझिए, जो आज झारखंड है और इतनी मोटी कोयले की परत है, एक एक कोल फील्ड में 60 कोयले की परत है, कोयले की सीम है। वो कितनी मोटी प्लांट मटेरियल होगा जिस प्लांट मटेरियल से कोयला बना होगा। मैंने पहले ही कहा था, जब 10 मीटर प्लांट डिब्रिज फॉर्म 1 मीटर पीट एंड 10 मीटर पीट आफ्टर कंप्रेशन forms the 1 meter coal. So the formation approximately, for the formation of 1 meter coal, 100 meter plant is necessary. तो आप यू इमेजिन, जो कितना कोयला, कितना डेंस फॉरेस्ट झारखंड में, कितना डेंस फॉरेस्ट उड़ीसा में, कितना डेंस फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में, कितना डेंस फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में होगा जो इतनी मोटी मोटी कोयला का परत होगा। क्लियर है? आज जो आप देख रहे हैं, आज जो झारखंड देख रहे हैं, आज जो उड़ीसा देख रहे हैं, वो नहीं था। यह पूरे एरिया डेंस फॉरेस्ट था, डेंस फॉरेस्ट था। And these all the coals have formed in the Permo-Carboniferous era, लगभग 290 million years to 355 million years। 290 से लेकर 355 मिलियन ईयर्स के बीच में यह कोयला बना है झारखंड का, या कोयला बना है छत्तीसगढ़ का या उड़ीसा का। क्लियर है? उस समय में केवल कुछ कुछ फॉसिल्स थे, फिशेस था, ब्रैकियोपोडा था, मोलस्का था, यही सब फॉसिल्स था। देयर वाज नो एनिमल, देयर वाज नो मैमेलियन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दैट पीरियड। क्लियर है? एंड द होल ऑफ द एरिया वाज फुल ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। और आपको मालूम होना चाहिए, जहां डेंस फॉरेस्ट होता है वहां क्या होता है, सूरज की किरण पेनिट्रेट नहीं करता। और जब सूरज की किरण पेनिट्रेट नहीं करेगा तो वहां का लैंड जो होता है वो क्या होगा, पानी रिसते रहेगा और लैंड क्या हो जाएगा, स्वैम्पी लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वैम्पी लैंड। स्वैम्पी लैंड किसे कहते हैं? जो दलदली होता है, दलदली, ऐसा लैंड जिसमें यदि आप घुस जाए तो निकल नहीं सकते हैं। आप फिल्म वगैरह में देखे होंगे, जो हीरो लोग घुस जाता है तो निकल नहीं पाता है, ठीक है? वैसे लैंड को बोलते हैं स्वैम्पी लैंड। स्वैम्पी लैंड भी दो तरह के होते हैं। एक लैंड होता है जहां की प्लांट मटेरियल गया उस लैंड में तो फास्टली सिंक कर जाएगा, और एक होता है जो वेरी स्लो सिंकिंग होता है, वेरी स्लो सिंकिंग होता है। रिमेंबर इट, जिस एरिया में कोयले की मोटी मोटी परत है वहां सिंकिंग क्या होगा, वेरी स्लो सिंकिंग होगा, वेरी स्लो सिंकिंग होगा। जिस एरिया में बहुत पतला पतला कोयला का सीम है और मिनरल मैटर ज्यादा है वह बहुत फास्ट सिंकिंग होता है। जहां कोयला का मोटी परत है सिंकिंग वेरी स्लो होगा, जहां कोयला पतला पतला है वहां सिंकिंग फास्ट हुआ होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। तो मैंने क्या कहा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल फर्स्ट थिंग इज ए प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट स्वैम्पी लैंड होना चाहिए, इन्वायरमेंट स्वैम्पी लैंड होना चाहिए, और स्लो सिंकिंग होना चाहिए, स्लो सिंकिंग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट, ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट कहते हैं। तो अच्छा कोयला जो होता है वह ऑलवेज रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में बनता है। आप नर्सल में समझिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। जहां तक सनरेज पेनिट्रेट करे वहां तक के इन्वायरमेंट को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट।
और जहां के बाद सनराइज पेनिट्रेट ना करे उसे बोले हैं रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट. So the coals are mostly formed in the reducing environment or very deep seated conditions. Very deep seated conditions. Few coals are also formed in oxidative environment or very shallow depth. तो मैंने क्या कहा, कोयला दो डेप्थ में बनता है, वेरी डीप सीटेड में भी बनता है और शैलो डेप्थ में भी बनता है. जो डीप सीटेड में कोयला बनता है वो क्या होता है, वो बहुत अच्छा माना जाता है. उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होता है. क्लियर है. तो कोयला बनने के लिए मैंने क्या कहा, तीन चीज इंपॉर्टेंट बोला. पहला बोला जो प्लांट डिब्रिस का होना. प्लांट डिब्रिस में क्या होना चाहिए, माने ऊडी पार्ट का ज्यादा होना चाहिए. ऊडी पार्ट किस में होता है, रूट में होता है. किस में होता है, ट्रंक में होता है. किस में होता है, ब्रांचेज में होता है. तो जिस प्लांट में ऊडी पार्ट ज्यादा होगा वह प्लांट अच्छा कोयला देगा. जिस प्लांट में ऊडी पार्ट अच्छा नहीं होगा उतना अच्छा कोयला नहीं देगा. पहला कंसेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है. दूसरा, प्लांट जो है, कोयला जो है स्वैम्पी इन्वायरमेंट में बनता है. तो स्वैम्पी इन्वायरमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक स्लो सिंकिंग, एक फास्ट सिंकिंग. तो जो स्लो सिंकिंग में होता है वहां कोयले की मोटाई ज्यादा होता है, प्लांट की मोटाई ज्यादा होता है क्योंकि धीरे धीरे करता है. और वहां जो है सो मतलब कोयला का फॉर्मेशन तो जियोकेमिकल बायोकेमिकल जो होता है ये धीरे धीरे होता है, कोयला अच्छा माना जाता है. तीसरा, प्लांट का इन्वायरमेंट जो होना चाहिए वह रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए. माने कोल शुड बी फॉर्म इन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट दैट इज वेरी डीप सीटेड कंडीशन. यदि शैलो इन्वायरमेंट में होगा, ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट में होगा तो उतना अच्छा कोयला नहीं माना जाएगा, उतना अच्छा कोयला नहीं माना जाएगा. क्लियर है. These three conditions are very much necessary for the formation of coal. तब होता क्या है, कोयला जब फॉर्म करता है तो पहले प्लांट डिब्रिस जो है वो सड़ता है, प्लांट का मटेरियल जो है वो सड़ता है. इसका मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था. जो किसी प्लांट या घास को नोच कर अपने बगीचे के बाहर में फेंक दो और उस पर पानी डालो, थोड़े दिन के बाद देखोगे वो सड़ जाएगा और सड़ने के बाद उससे एक लिक्विडस सब्सटेंस निकलेगा, स्टिकी लिक्विडस सब्सटेंस निकलेगा. एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज ए ह्यूमिक एसिड, ह्यूमस फॉर्मेशन या ह्यूमिक एसिड. दैट तो क्या मैंने कहा, प्लांट डिब्रिस पहले बैक्टीरिया, प्लांट डिब्रिस पर पहले प्लांट के अवशेष समझिए, प्लांट डिब्रिस पर पहले बैक्टीरिया या फंजाई का अटैक होता है तो उससे बनता है ह्यूमिक सब्सटेंस. क्या बनता है, ह्यूमिक सब्सटेंस. और इस ह्यूमिक सब्सटेंस में तीन चार चीज रहता है इंपॉर्टेंट. क्या क्या रहता है, पहला रहता है सेलुलोज, दूसरा रहता है लिग्निन, तीसरा होता है रेजिन और चौथा होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या कहा मैंने, ह्यूमिक सब्सटेंस में होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ह्यूमिक सब्सटेंस में दोनों चीज होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक मटेरियल बोथ. द ऑर्गेनिक मटेरियल इज मोस्टली comprises, that is cellulose, lignin, cellulose, lignin, resin, and some few materials of inorganic substance. So these two things are very much necessary for the formation of the coal. And on ये दो चीज जो होते हैं, that is lignin या resin, ये जितना भी है cellulose, lignin, resin, these all three things are organic substance and few inorganic substance are present. है ना? फिर इस पर क्या होता है, बैक्टीरियल इंपैक्ट होता है. फिर इस पर बैक्टीरिया और फंजाई का इंपैक्ट होता है. देखो तो कौन है,
फिर बैक्टीरिया और फंजाई का इंपैक्ट होता है, तो वो क्या करता है, सेलुलोज को भी तोड़ देता है। सेलुलोज को क्या करता है, तोड़ देता है। कौन कौन चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, समझ गए, और एलिफेटिक एलिमेंट्स, एलिफेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें ये इसको तोड़ देता है, इसको तोड़ देता है, ठीक है। और सीबीएम भी ये तोड़ देता है, सीबीएम, कोल बेड मीथेन गैस में, कोल बेड मीथेन गैस में, कोल बेड मीथेन गैस में। कहिएगा ये क्या है, ये कैसे मिलता है सर, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं। जब बाड़ी में प्लांट मटेरियल रखते हो और वो सड़ जाता है, तो कुछ कम मत करो, उस सड़े हुए प्लांट मटेरियल को एक पानी में फेंक दो, पानी के गड्ढा में फेंक दो। देखोगे जो ही फेंकोगे कि उसे बुलबुला 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 गैस निकलने लगेगा। दैट इज सीबीएम, दैट इज गैसेस, तो ना। तो क्या होता है, यही जब प्लांट मटेरियल सड़ता है, प्लांट मटेरियल पर बैक्टीरिया और फंजाई का इंपैक्ट होता है, तो क्या बनाया, मैंने कहा सेलुलोज, रेजिन, लिग्निन और मिनरल मैटर। Again these cellulose are breaks into the carbon dioxide, carbon monoxide और organic compound एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और सीबीएम में टूट जाता है, सीबीएम में टूट जाता है। और जो ये जो सेलुलोज टूटता है, रेजिन और लिग्निन, ये जल्दी टूटता नहीं है, ये वैसे ही होता है। रेजिन रेजिनाइट में बदल जाता है, लिग्निन भी लिग्नाइट, ये मैसरल में बदल जाता है, लेकिन केवल सेलुलोज टूटता है। इसीलिए कोयला के जो प्लांट मटेरियल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन पार्ट होता है, सेलुलोज होता है। इसीलिए कोयले के यदि बनने का मदर पार्ट्स कौन होता है, प्लांट का मदर पार्ट्स, तो वो सेलुलोज माना जाता है। क्या माना जाता है, सेलुलोज माना जाता है, विच इज द मदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स from which the coal has formed, and that is known as a cellulose, that is cellulose होते हैं। और उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ते जाता है, प्रेशर बढ़ते जाता है, तो पीट बनता है, पीट से फिर लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट से फिर बिटुमिनस बनता है, बिटुमिनस से फिर एंथ्रासाइट बनता है। मैंने पहला ही दिन कहा, जब प्लांट डिब्रिस डिपॉजिट होता है तो दो प्रकार का वहां प्रेशर लगता है। पहला प्लांट डिब्रिस पर बैक्टीरिया और फंजाई का इंपैक्ट होता है, और वो क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, कोई बात नहीं करे, डिपॉजिट हो जाता है बेसिन में, और धीरे 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 सेडिमेंट्स ऊपर से जमा होते जाता है, तो प्लांट मटेरियल जो है दब जाता है, और उस प्लांट मटेरियल्स का वाटर जो है स्क्यूज आउट हो जाता है, और वो धीरे धीरे स्क्यूज आउट हो जाता है, तो सभी प्लांट मटेरियल्स एक दूसरे के नजदीक में आता है, और फिर उसमें रिएक्शन शुरू होता है, फिर सेलुलोज टूट जाता है CO2 में, सीबीएम में, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स में। और क्या होता है, जो जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट में टूटता है, तो कार्बन की मात्रा धीरे 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 बढ़ते जाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मात्रा धीरे 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 घटते जाता है। क्लियर है, तो जो जो कार्बन की मात्रा बढ़ते जाती है, प्लांट मटेरियल क्या था, ग्रीन था, ग्रीन से हो गया येलो, जैसे पीटी येलो, अब फिर वहां से क्या होगा, ब्राउन लिग्नाइट, अब फिर क्या हो जाएगा, ब्लैक, अब फिर क्या हो जाएगा, जेट ब्लैक। तो जो जो कार्बन की मात्रा बढ़ते जाती है, क्या हो जाता है, कोयला का रंग बदलते जाता है, और वो ग्रीन से क्या हो जाता है, जेट ब्लैक कलर हो जाता है। वैसे ही हार्डनेस भी बढ़ते जाता है, शुरू में वो एकदम समझिए गाय के गोबर के जैसा होता है, धीरे धीरे हार्ड होते होते, कंपैक्ट होते होते, और वो क्या हो जाता है, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट होता है। तो प्लांट मटेरियल जो जो सड़ता है या इम्पैक्ट होता है उस पर, तो धीरे 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 कोयला जो है बनना शुरू होता है, और उस समय में क्या होता है, हार्डनेस इंक्रीज करता है, कार्बन इंक्रीज करता है तो हार्डनेस इंक्रीज करता है, कलरिंग इंक्रीज करता है, लेकिन सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा घटते जाता है, और कोल अंत में फॉर्म करता है। क्लियर है, ये तो कहानी मैंने कहा। अब ये कोल फॉर्मेशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, जो व्हाट आर द थ्योरीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल। सो देयर आर टू मेन थ्योरीज फॉर द, पहले क्या होता, प्लांट को
कोई प्लांट मटेरियल्स एक्यूमुलेट करता है, माने जमा होता है बेसिन में। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लांट मटेरियल इन ए बेसिन is characterized by two theories. One is a in situ theory, another is a drift theory. मतलब ऐसे समझिए, जो प्लांट डिब्रिस जो बेसिन में आता है वो दो तरह के थ्योरी से बन आता है। कैसे भाई? एक होता है इन साइटू थ्योरी, दूसरा होता है ड्रिफ्ट थ्योरी। मतलब इन साइटू मतलब क्या? इन साइटू का दूसरा नाम भी ऑटोक्थोनस थ्योरी। ऑटोक्थोनस, समझे ना? ऑटोक्थोनस थ्योरी, इन साइटू को हम बोलते हैं ऑटोक्थोनस थ्योरी। अब लाइए और चलाइए। एक मिनट, अब चाहे तो थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं। आगे वो शुरू से बढ़िए ना, शुरू से हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, तो ये दो एक्सेप्ट थ्योरीज हैं, दो हैं। फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स mainly two theories are very much important, and that is in situ theory and drift theory. In situ theory is also known as a autochthonous theory, and drift theory is also known as a allochthonous theory. Autochthonous मतलब autochthonous और allochthonous, कहीं और लिखे नहीं हो autochthonous का? कहाँ लिखा है? ऑटोक्थोनस थ्योरी। ऑटोक्थोनस का स्पेलिंग देख लिया है, AUTOCHTHONOUS, ऑटोक्थोनस थ्योरी। और एलोक्थोनस थ्योरी या इन साइटू थ्योरी या ड्रिफ्ट थ्योरी। दो मतलब ये कहे, जो प्लांट डिब्रिस जब प्लांट डेथ करता है या प्लांट का जो मटेरियल होता है ड्रिफ्ट होता है, ये मटेरियल्स जमा होने का दो तरीका है। तब न जमा होगा तब न कोयला बनेगा। तो जमा होने का दो तरीका है, एक है इन साइटू थ्योरी और दूसरा है ड्रिफ्ट थ्योरी। एक है इन साइटू थ्योरी, दूसरा है ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इन साइटू थ्योरी जो है उसमें, इन साइटू थ्योरी में ये होता है, जो प्लांट मटेरियल जहां है, मान लीजिए यहाँ प्लांट मटेरियल है, तो जहां प्लांट मटेरियल है वहीं प्लांट मटेरियल डेथ कर जाएगा और वहीं पर कोयला फॉर्म होगा। ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या होगा? ड्रिफ्ट मतलब हो जाना है, बह जाना। ड्रिफ्ट मतलब क्या होगा? शिफ्ट हो जाना या बह जाना। ऑटोक्थोनस क्या था? ऑटोक्थोनस मीन्स होता है जहां प्लांट मटेरियल है वहीं कोयला बन जाना। क्लियर है? और ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब हो गया, जो मतलब रामगढ़ में प्लांट मटेरियल है और नदी के द्वारा बहकर रांची में आके कोयला बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे? उसके बोलेंगे ड्रिफ्ट थ्योरी। तो during the formation of coal, the plant materials are deposited by two methods, and that is known as a theories of accumulation of plant materials. And there are two theories of accumulation of plant material. One is a in situ theory, other is a drift theory. इन साइटू थ्योरी में कहिएगा ये कैसे पकड़ेंगे सर? बहुत आसान चीज है। इन साइटू थ्योरी से कोयला बना के ड्रिफ्ट थ्योरी से आप फील्ड में जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि आप लोग जियोलॉजिस्ट हो, यू आर द बर्निंग जियोलॉजिस्ट। आप फील्ड में जाएंगे, अभी हम भी ले जाएंगे आप लोग को दिखाने के लिए। तो फील्ड में जाइएगा, देखिएगा सभी कोयला हॉरिजॉन्टल है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो आप नदी में कोई सेडिमेंट्स कैसे बनता है? हॉरिजॉन्टल बनता है ना जी, है? और मान लीजिए कहीं जाए देखने के लिए और देखे तो सबठो कोयला का जो लेयर है वो सीधा वर्टिकल खड़ा है, ऐसे वर्टिकल खड़ा है, तो क्या बोलेंगे? तो जहां पर कोयला का लेयर, कोयला का सीम वर्टिकल हो, उस कोयले के सीम को हम समझ के जाएंगे इट हैज फॉर्म्ड बाय इन साइटू थ्योरी। So when you visit the collieries, first you see
the coal seams. If the coal seams are horizontal in layer, conformably it has formed by drift theory. If the coal seams are vertical in nature, conformably it has formed by in-situ theory. कहिएगा इस कैसे सर? अरे भैया in-situ theory में क्या होगा? प्लांट जहां है खड़े खड़े वो कोयला बन गया, माने प्लांट का जड़ उड़ के साथ कोयला बन गया, समझे ना? तो उसमें स्टेम बड़ा क्लियरली दिखाई देगा। और ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या है, जो रामगढ़ में प्लांट मटेरियल है और वो बह के आके रांची में कोयला बन गया, समझे ना? तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, कोयला एक लेयर आएगा नदी के द्वारा, फिर दूसरा लेयर आएगा, फिर तीसरा लेयर आएगा, फिर चौथा लेयर आएगा, फिर पांचवा लेयर आएगा और कोयला बन जाएगा। सबसे बड़ा है कि इन-साइटू थ्योरी के द्वारा जो कोयला बनेगा वह कोयले में सीम जो होगा, कोल सीम, वह वर्टिकल होगा, ठीक है। दूसरा जो मेन चीज है, अपना तुम लोग लिख लेना, मेन चीज मैं बता रहा हूँ, जो इन-साइटू थ्योरी के द्वारा जो कोयला बनेगा वो वर्टिकल होगा। दूसरा, इन-साइटू थ्योरी के जो कोयला बनेगा उसके कोल सीम में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लगभग नहीं के बराबर होता है, इम्प्यूरिटीज बहुत कम होता है। इम्प्यूरिटीज क्या होगा? बहुत कम होगा। क्यों भाई? जहां प्लांट मटेरियल है वहीं कोयला बन गया, ऑटोमेटिक है इम्प्यूरिटीज नहीं होगा, इम्प्यूरिटीज बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा, मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत कम होगा। और तुम जानते हो ऐश किसे कहते हैं? जब कोयला को जलाते हैं तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है जल के राख हो जाता है, उसे ऐश कहते हैं। तो इस जो कोयला इन-साइटू थ्योरी से बनेगा उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत कम होगा, तो उसमें ऐश भी बहुत कम होगा, ऐश परसेंटेज बहुत ही कम होगा, मिनरल मैटर बहुत कम होगा। क्लियर है? दूसरा क्या होगा, जो क्ले पार्ट, डिट्राइट सैंड पार्ट, माने इम्प्योरिटीज जो होगा वो भी बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही होगा। और दूसरा तीसरा क्या होगा, जब कोयला का प्लांट मटेरियल जब कोई बेसिन में बनेगा, कोई रिवर में बनेगा, तब न उसमें एक्वेटिक फॉसिल्स होगा। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला फॉसिल्स, पानी में रहने वाला प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक फॉसिल्स बहुत कम मिलेगा। क्यों है? जहां प्लांट था वही कोयला बन गया, तो एक्वेटिक फॉसिल्स कहां से मिलेगा? नहीं। So these 3 points is very important। जो कोल सीम का वर्टिकल होना, मिनरल मैटर का बहुत कम होना, ऐश का बहुत कम होना, एक्वेटिक फॉसिल का बहुत कम होना, ये सब सपोर्ट करता है जो जहां कोयला इन-साइटू थ्योरी से बना है उसको ये सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है इन-साइटू थ्योरी में, जो इन-साइटू थ्योरी में और क्या है, ये तो सपोर्ट किया। और दूसरा क्या है, इन-साइटू थ्योरी में क्या होता है, जहां कोयला बना उसके नीचे का जो लेयर होता है सेल का, क्या होता है? क्ले का, मिट्टी का। भाई प्लांट जो होता है वो क्या होता है? मिट्टी पर न होता है, ऑटोमेटिक मिट्टी पर होता है। तो मिट्टी के सहित प्लांट कोयला बन गया, तो प्लांट तो कोयला बन गया, लेकिन उसके नीचे की जो मिट्टी है वो तो रह ही जाता है कोयला के नीचे में। उसमें क्या होता है, उसमें मिनरल मैटर बहुत कम मिलता है, मिनरल मैटर सॉल्ट वगैरह बहुत कम मिलता है। कहिएगा क्यों सर ऐसा क्यों होता है? प्लांट तो है बन गया कोयला, उसके नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो है सो बहुत सा कम जो है मिनरल मैटर मिलता है। क्यों? इसलिए मिलता है कम, प्लांट जब जीवित था तो मिनरल मैटर क्या किया? खींच लिया सब कुछ, समझ ना? और मिनरल मैटर खींच लिया तो मिनरल मैटर क्या होता है? नहीं के बराबर होता है। सो ऐसे जो कोयला इन-साइटू थ्योरी से बनता है उसके नीचे जो अंडर क्ले होता है, कोल सीम के नीचे जो अंडर क्ले होता है, अंडर क्ले मतलब लेयर जो मिट्टी होता है, उसमें मिनरल मैटर बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। सो यदि कोयला कहीं जाए देखने के लिए और ये सब कैरेक्टर जो हम बोले हैं ये मिले, तो समझ जाइए जो कोयला
coal has formed by in situ theory, because in situ theory का ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो वर्टिकल होना, मिनरल मैटर कम होना, एस का कम होना, अंडर क्ले जो है उसमें कोई मिनरल मैटर का कमी होना और एक्वेटिक प्लांट की कमी होना. These are the diagnostic features for the core which are formed by in situ theory. Second, drift theory. कितना मिनट टाइम लग गया बाबू? 7 मिनट लग गया. हाँ, ड्रिफ्ट थ्योरी से जो कोयला बनता है उसका जस्ट उल्टा होगा. ड्रिफ्ट थ्योरी से जो कोल बनेगा वहां का कोयला क्या होगा? कोल लेयर हॉरिजॉन्टल होगा. ड्रिफ्ट मतलब मैंने पहले ही कहा, if the plant material has come from a long distance and it has come by the river, it has come by the any current and deposited in the basin. So ना, the basin मान लीजिए कोई प्लांट मटेरियल पटना से आ रहा है और यहाँ आके रांची में जमा हो रहा है नदी में, ठीक है, क्या होगा भाई? वहां से प्लांट मटेरियल हॉरिजॉन्टल होगा कोल सीम. दूसरा क्या होगा? वो प्लांट मटेरियल जो आएगा उसमें गंदगी, इम्प्यूरिटीज बहुत मिल जाएगा, बहुत मिनरल मैटर मिल जाएगा. तो जो ड्रिफ्ट थ्योरी, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सभी कोयला जो है सो क्या ड्रिफ्ट थ्योरी से बना हुआ है. ड्रिफ्ट थ्योरी से बना हुआ कोयला में हॉरिजॉन्टल बेड होगा, मिनरल मैटर बहुत मिलेगा, एक्वेटिक प्लांट्स का अवशेष भी मिलेगा, क्योंकि नदी में बनता है तो उसमें एक्वेटिक प्लांट का अवशेष भी मिलता है, और एस परसेंटेज का बहुत ज्यादा होता है. एस परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है. एस तो हम बोले ही आपको, जो मिनरल मैटर जल के एस बनाता है, तो मिनरल मैटर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? एस बनेगा. और कोयले के नीचे जो अंडर क्ले होता है, कोयले के नीचे जो सेल होता है, उसमें मिनरल मैटर बहुत मिलेगा. क्यों भाई? इन साइटू थ्योरी में क्या बोले थे? बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो तो प्लांट खींच लेता है, लेकिन यहाँ तो प्लांट बह के दूसरे जगह से आ रहा है. यहाँ जो इनसाइटू सेल होता है, इनसाइटू मिट्टी होता है, इनसाइटू क्ले होता है, उस क्ले में मिनरल मैटर बहुत ज्यादा होता है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थ्योरीज. पूछता है ओरिजिन ऑफ कोल में, ये नोट भी पूछता है. फुल पूछेगा तो थ्योरी पूछेगा, नहीं तो कभी कभी नोट पूछता है. राइट द नोट्स ऑन इन साइटू थ्योरी, राइट द नोट्स ऑन ड्रिफ्ट थ्योरी. समझे ना? है? ये दो थ्योरीज है एक्युमुलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल. ठीक है. अब है मेन ओरिजिन. अब है फॉर अब ये थ्योरी प्रूफ करता है देयर आर टू थ्योरीज फॉर द फॉर्मेशन एक्युमुलेशन ऑफ द प्लांट मटेरियल. अब प्लांट मटेरियल का एक्युमुलेशन हो गया, लेकिन आफ्टर द एक्युमुलेशन ऑफ द प्लांट मटेरियल इट इज इम्पैक्ट बाय द बैक्टीरिया और फंजाई. सो ना, एंड कोल हैज स्टार्टेड. कोल का बनना अब यहीं से शुरू हो जाता है, जो हम कहानी पहले बताए हैं तुमको. तो यहाँ पर फिर क्या होता है? बैक्टीरिया के द्वारा इम्पैक्ट करता है, और वो इम्पैक्ट करने के बाद क्या बता? ह्यूमिक सब्सटेंस बनता है, और ये ह्यूमिक सब्सटेंस जो है इसमें सेलुलोज होता है सबसे ज्यादा, लिग्निन और रेजिन कम होता है, और फिर प्रोटीन मटेरियल्स होता है. तो ये चार अवशेष होते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है? तो ये चारों फिर बनता कैसे? इसके लिए भी दो थ्योरीज है. इसके भी लिए फॉर द origin of coal from the plant material accumulate कर गया, so the origin, या ऐसे लिखिए, the formation of coal from the accumulated plant material, there are two theories. One is biochemical theory and another is geochemical theory. क्या बोला मैंने? पहला बायोकेमिकल, टाइम है देखो तो, बायोकेमिकल थ्योरी है, बायोकेमिकल थ्योरी, और दूसरा है जियोकेमिकल थ्योरी. क्लियर? तो बायोकेमिकल थ्योरीज को ही हम बोलते हैं लिथिफिकेशन थ्योरी, एंड जियोकेमिकल थ्योरीज को हम बोलते हैं डायजेनेसिस थ्योरी. समझ गए ना? दो हो गया. फिर देखिए, बायोकेमिकल का एक तीसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? मैकेनिकल थ्योरी. क्या बोलते हैं? मैकेनिकल थ्योरी.
एंड जियोकेमिकल को फिर क्या बोलते हैं? केमिकल थ्योरी। क्या बोलते हैं? केमिकल थ्योरी, या इसका दूसरा नाम भी है क्वालिफिकेशन प्रोसेस। क्वालिफिकेशन प्रोसेस। तो पहला बायोकेमिकल को मैं क्या क्या नाम दिया? बायोकेमिकल, लिथिफिकेशन, मैकेनिकल प्रोसेस, ऑल आर द सेम। और जियोकेमिकल को मैं 4 नाम दिया। जियोकेमिकल, और क्या कहा? जियोकेमिकल, और क्या बोला मैंने? केमिकल, और क्या बोला? Genesis theory, है? डायजेनेसिस डायजेनेसिस थ्योरी, qualification process. हाँ, केमिकल थ्योरी और क्वालिफिकेशन। थ्योरीज और क्वालिफिकेशन। क्लियर है? सो दीज आर द नोमेनक्लेचर। इसलिए घबराना नहीं है परीक्षा में। ये चारों का मतलब एक ही हुआ, ये तीनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है? इसलिए कुछ भी परीक्षा में उठा दे, आप जो जानते हैं वही लिखना है। आप पढ़ाना है हमको व्हाट इज बायोकेमिकल थ्योरी। थोड़ा बहुत तो हम बताइए दिया क्या क्या प्लांट से निकल रहा है, कैसे सेलुलोज निकलेगा प्राय। और ये दोनों का ओरिजिन का मैं जिस